स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर 11th का। आज थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? देखो, सबसे पहले किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उसकी इम्पॉर्टेंस हमें जान लेना होता है, या वो है क्या चीज़। तो जैसे अभी हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो इसी में फोर्थ चैप्टर है वो मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस देखिएगा। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, जब दोनों जगह मोशन की बात है तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं या लीनियर मोशन की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन की बात, तो वहाँ पे हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। क्लियर ना? तो सबसे पहली चीज़ हमें बात किसकी करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है? मोशन के बारे में। कि तो अब मोशन में भी होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो मैंने मोशन कुछ टॉपिक्स इसके नीचे लिख दिए हैं जो इसके मेन टॉपिक होते हैं। इसमें कोई बहुत सारे टॉपिक्स आपने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जैसे फर्स्ट टॉपिक इज मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर एंड वेक्टर। अब इन सारे टर्म में इन सब पे हम बात करते हैं सीरियल वाइज से। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मोशन एंड रेस्ट की बात, कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अगर नॉर्मली देखते हो तो आप बोलोगे, आप देखिएगा यहाँ से इसको एग्जाम्पल के तौर पे। तो मोशन को अगर जब भी लिखते हो तो हमें बोलते हैं कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंज ओन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू अदर। दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। जैसे आप सब लोग बैठे हुए हो, सामने बैठे हुए हो, नाउ दिस टाइम यू आर इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन, आप रेस्ट पोजीशन में हो और मैं यहां पे खड़े होकर के आपसे बात कर रहा हूं, आपके सामने एक लेक्चर अटेंड कर रहा हूं। तो आपको इस समय, नाउ दिस टाइम आई एम इन रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू। मैं आपके रिस्पेक्ट में इस समय हम क्या हैं, यहां पे हम रेस्ट पोजीशन पे हैं। बट सपोज दैट नाउ दिस टाइम आई एम मूविंग हियर लाइक एज दिस। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहे हैं, आपके फ्रंट पे इस साइड से मूव करते हुए कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि इस समय मैं अपनी पोजीशन को आपके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आपकी रिस्पेक्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इधर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं कि इसको मोशन बोलते हैं। बट इस समय ऐसे खड़े होकर के मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, ये रेस्ट होता है। अगर इसको और समझना है तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कोई बस है, कोई बस एक बस स्टैंड से निकल रही है, उस पर कुछ क्या कहते हैं पैसेंजर बैठे हुए हैं। कुछ पैसेंजर बस के इनसाइड बैठे हुए हैं और कुछ पैसेंजर बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बस जब बस स्टैंड से बाहर की तरफ निकल रही है तो उस समय जो पैसेंजर बस स्टैंड पे बैठा हुआ है वो क्या देखता है कि बस जा रही है। बस क्या कर रही है, जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ दिस टाइम बस इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दैट पैसेंजर। उस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बस मूव कर रही है, बस मूव कर रही है। लेकिन जो इनसाइड ऑफ बस के अंदर में जो पैसेंजर बैठा हुआ है, अगर वो देखता है तो कि बस क्या कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में बस रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि वो जिस सीट पे बैठा हुआ है वो उसी सीट पे वो बस चाहे लखनऊ में पहुंच जाए चाहे बनारस पहुंच जा रही है। लेकिन अगर वो अपनी सीट पे वहीं पे बैठा हुआ है तो क्या होगा कि बस और वो पैसेंजर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में होते हैं। तो हमें क्या होता है, जब भी डिफाइन करते हैं मोशन या रेस्ट को, तो हमें ये होता है कि अगले के रिस्पेक्ट में देखना होता है। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि बस मूव कर रही है, तो मूव किसके लिए कर रही है, वो जो बस स्टैंड पे बैठा हुआ पैसेंजर है उसके लिए। तो वो बोलेगा कि बस मूव कर रही हो, मोशन पोजीशन में है। बट जो बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है उसको ये नहीं है कि उसकी और उसके दोनों के कहीं पे भी पोजीशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बस के जिस पोजीशन पे, जिस सीट पे बैठा हुआ था वहीं पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं मोशन और रेस्ट। वही होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट
चेंज ओन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड मोशन। और जब वो चेंज नहीं करेगा अपने पोजीशन को अगले के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं रेस्ट। ये चीज होती है। अब भैया आगे चलते हो, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग नॉर्मली जब अपनी क्लासेस में 9th में भी पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि डिस्टेंस जो एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट के बीच की जो एक्चुअल लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको बोलते हो यहाँ से एक्चुअल लेंथ। ध्यान देना, यहाँ से इस पॉइंट पे एक्चुअल लेंथ, और यहाँ से क्या बोलते हो कि शॉर्टेस्ट, इसके बाद शॉर्टेस्ट, यहाँ से शॉर्टेस्ट लेंथ, दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को याद रखिएगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल होती है। क्या होती है? इनिशियल टू फाइनल, कभी फाइनल टू इनिशियल नहीं होती है। कहने का सेंस ये होता है कि जब भी अब हमने बोल दिया कि इनिशियल टू फाइनल, इसका सेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी लगा होता है। ऐसा नहीं है कि हम डिस्प्लेसमेंट के हमेशा जो एयर रूट होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे ही होता है, और आप वहाँ पे बोलते हो या आप ये बोल देते हो कि मैं यहाँ से, जैसे यहाँ से मैं नॉर्थ से ईस्ट या नॉर्थ से साउथ मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ 5 किलोमीटर जाना है मेरे को, तो इसका सेंस हम डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया। नॉर्थ टू साउथ मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, ये चीज़ होती है। ठीक है ना। अगर अब देखिएगा यहीं पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, अगर कोई एक लाइन है, सपोज दैट एक लाइन है, अगर इसमें कोई एरो नहीं लगा है, किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते हो, सपोज दैट ए 5 किलोमीटर की लाइन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर इसी में एक एरो मैंने लगा दिया तो एरो क्या होगा, ये इस साइड में जा रही है। अब इससे फाइनल हो गया, अगर यहाँ पे एरो नहीं था तो ये क्लियर नहीं हो रहा था मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ या राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ। जब डायरेक्शन की बात नहीं करोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे, तो उसे डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब इसी लाइन को डायरेक्शन दे देते हैं, है सेम मैग्नीट्यूड, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और है कि आप ये बोल सकते हो डिस्टेंस में सिर्फ हम यहाँ पे जब भी देखते हैं इस पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं। यही चीज़ याद रखिएगा। अभी इसका यूज़ यहाँ पे आ जाएगा स्केलर और वेक्टर के टर्म में, ठीक ना। यहाँ से आ गया। अब यहाँ से भैया देखो स्पीड और वेलोसिटी। जब स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हो तो दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो दोनों में चेंजेस क्या होते हैं? तो देखो दोनों में चेंज क्या होता है, इट इज डिफाइंड। इसको डिफाइन स्पीड को कैसे किया जाता है, ए डिस्टेंस, यहां से ऐसे करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जैसे वेलोसिटी की बात करते हो तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। भैया यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दोनों का, ठीक है ना, यहां से अब एक चीज हो गई कि स्पीड को क्या एक्चुअल लेंथ की बात करते हैं जब स्पीड की बात होती है, लेकिन जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है ना, ये चीज डिफाइंड ऐसे होता है। और एक चीज और ध्यान देना, हमने अभी बताया कि जब यहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेटा जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहां पे मैंने बताया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहने का सेंस स्पीड को क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। बट वेलोसिटी की बात करोगे इट इज डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और दोनों की मैंने बोला एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है।
क्लियर ना। तो दोनों में चेंजेस क्या आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या, डिफरेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इतना तो हो गया, लेकिन और डिफरेंस क्या है, तो भैया याद रखिएगा और डिफरेंस पहले इसको बता के तब उस पे आ रहे हैं। देखो जो स्केलर होता है, स्केलर को बोलते हैं कौन सी क्वांटिटी है, अभी आगे हम टर्म में पढ़ेंगे तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है मींस यहां पे बोलते हैं दैट क्वांटिटी, यहां से दैट क्वांटिटी which has only magnitude, भैया जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन जिसके पास, यहां से ध्यान देना, जिसके पास मैग्नीट्यूड, यहां से फिर वही चीज, दैट क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, यहां से देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बस कि जिसके पास मैग्नीट्यूड आता है उसको स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं। अभी फिर से मैं वही बता दे रहा हूं, जैसे कोई भी चीज है, एक लाइन, जैसे मैंने ऊपर बताया एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की, अभी जो लाइन, इस पे डायरेक्शन नहीं दी गई, अब मेरे को ये नहीं पता है लाइन लेफ्ट टू राइट गई या राइट टू लेफ्ट आई, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड है 5, जो 5 दिया गया है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्लियर ना, यहां से 5 ये मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब इसी को हम कोई एरो दे देते हैं, ये लेफ्ट टू राइट, अब यहां से अगर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अब यहां से पता चल गया, अगर यहां पे हम एक नॉर्थ और साउथ दे दें तो हमें कह रहे हैं कि यहां का जो मूवमेंट हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रही है साउथ टू नॉर्थ साइड। किस साइड में, साउथ टू नॉर्थ। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर वही 5 सेंटीमीटर है तो इसकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो आप यूं बोल सकते हो कि जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये चीज जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, यहां से हमें क्लियर होता है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी भी क्या चीज होती है। ठीक ना, अब हमें इतनी चीजें में डाउट नहीं होना चाहिए, मोशन, रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी चीजें, ये सारा इसका बेसिक नॉलेज था। क्योंकि जब भी हम शुरू करते हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी रिलेटेड टू मोशन होगी। क्लियर ना, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके आगे जो मेरा टॉपिक चलेगा, ध्यान देना, इसके आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तो होता है यहाँ से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ से देखिएगा भैया, अभी हम जो अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है, पीछे तक दिख रहा है, यहाँ से देखो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा इस अगला टॉपिक इसी में, दूसरे टॉपिक के मीन्स 8 या 9 10 आप लिख सकते हो इसको, 9th और एक 10 टॉपिक 10th, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या करोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो सिर्फ यहाँ पे समझने के साथ साथ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अभी इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ेंगे। क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे होता है कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी, यहां से देखो मैंने कहा कवर इक्वल डिस्टेंस, कहने का सेंस क्या हो गया, मान लो यहाँ पे हम पॉइंट ऐसे इंडिकेट करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से ए 5 किलोमीटर, आगे 10 किलोमीटर, यहाँ 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इस तरीके से। अब यहां से क्या देख रहे हैं कि अगर सपोज दैट फर्स्ट 5 किलोमीटर को कंप्लीट करने में मुझे 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, फर्स्ट 5 किलोमीटर को कंप्लीट करने में 5 मिनट लगता है, और फिर मैं देखता हूं कि सेकंड 5 किलोमीटर कंप्लीट करने में
5 मिनट लग रहा है और अगले 5 मिनट में फिर 5 किलोमीटर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कहने का सेंस फर्स्ट 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 15 मिनट में 15 किलोमीटर, या आप यूँ भी ले सकते हो जैसे 2 मिनट में। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 5 किलोमीटर 2 मिनट में हो गया कंप्लीट, ठीक ना। अब दूसरा 5 किलोमीटर भी 2 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है और तीसरा 5 किलोमीटर भी 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं यूनिफॉर्म चल रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म चल रहा हूँ। कभी कभी आप अपनी बाइक चलाओ, देखो वहाँ पे जो ऑडोमीटर होता है उस मीटर पे देखो कि आप ये बोलते हो कि 40 पे आपका जो ऑडोमीटर का जो मीटर है वो 40 पे आके स्टैंड कर गया, एकदम से 40 पे फिक्स कर दो, आप चलते हो नॉर्मली। तो सब ये होता है कि उस समय मैं यूनिफॉर्म चल रहा हूँ, एकदम यूनिफॉर्म। नहीं तो पता चला कुछ देर 30 किलोमीटर पर आवर्स, कुछ 90 किलोमीटर पर आवर्स हवा में चलते रहो, तो क्या होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक ना, इतनी बात होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बात आई कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है यहीं से समझ लेते हैं। इससे नॉन यूनिफॉर्म का हो गया कि जैसे फर्स्ट 5 किलोमीटर 2 मिनट में कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। सेकंड 5 किलोमीटर 4 मिनट लगा दिया इसने कंप्लीट होने में, ठीक ना। इसका मतलब पहले तो फास्ट गया, फिर उसके बाद स्लो हो गया, फिर उसके बाद आगे चल रहा है, पता चल रहा है उसका थर्ड 5th किलोमीटर जो कंप्लीट कर रहा है वो 1 मिनट में, ये हवा की तरह निकल गया यहाँ पे कि कभी कभी हम 30 में चल रहे हैं, कभी 90 में चलने लगे, फिर ऑटोमेटिक 20 में आ गए, 40 में आ गए, ये चीज़ होती है। इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में वही होता है कि कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, या आप बोल सकते हो कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, ठीक ना। दोनों में से कुछ ना कुछ चेंज आपको मिलेगा। और जब भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो, अब इसके बाद जो हम काम करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट इसी के बाद है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिफॉर्म में स्ट्रेट बनता है, नॉन यूनिफॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। क्या करने चल रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम बनाते हैं एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म के टर्म में चलते हैं। देखो एक ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं। ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ से, अब ये टाइम, यहाँ से टाइम डिस्टेंस, और अगला ग्राफ यहाँ पे बना दे रहे हैं। दिख रहा है बेटा यहाँ से, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से ए डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम, क्लियर। अब जैसे मैंने डिस्टेंस 5 किलोमीटर को, 5 किलोमीटर का इस तरीके से हमने एक गैप बना करके बना दिया 5, ठीक ना। यहाँ से 5 किलोमीटर, 10, 15, 20, ठीक ना। 1 किलोमीटर के टर्म में डिस्टेंस मैंने दे दिया, मान लो किलोमीटर, मीटर, कुछ भी ले सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो, क्लियर ना। इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे एक टाइमिंग दे रहा हूँ। टाइमिंग का सेंस क्या हो गया, देखो यहाँ से, अब जैसे टाइमिंग हो गया ये 5, 10, 15, 20, 25, जैसे यहाँ से 5 मिनट, देखो 5 मिनट, 10, तो यहाँ से जब भी बात करते हैं किलोमीटर पर आवर्स में चलता है, इसको किलोमीटर में लिए हो तो इसको आवर्स में ले लो, ठीक ना, ठीक ना। वैसे यहाँ से देखो इसको मीटर में लो और इसको ठीक ना, मीटर पर सेकंड, हाँ जो भी ले लो यार, किलोमीटर लिखे हैं किलोमीटर ही चलने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। किलोमीटर नहीं तो अभी लगेगा 5 किलोमीटर कवर हुआ 5 आवर्स में, वो सपोज कर लो। वैसे भी फिजिक्स इतनी हाइपोथेटिकल है कि सब सपोज ही किया जाता है, कुछ भी है सपोज कर लो, बस इतना मान के चलना है, ठीक ना, बिना माने कुछ होना नहीं है इसमें, ठीक ना भैया। यहाँ से देख लेना, अब जैसे ही बात करते हैं यहाँ से किलोमीटर, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और यहाँ से बेटा 25, क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट 5 किलोमीटर 5 आवर्स में यहाँ पे कंप्लीट किया, देखो इस तरीके से। दूसरा 5 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ फिर से वही 5 आवर्स का टाइम ले रहा है, उतना ही सेम टाइम ले रहा है।
तीसरे में भी उतने ही सेम टाइम में पहुंच जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तीसरे में भी सेम टाइम में पहुंच गया। क्लियर ना, दिख रहा है। अब यहां से देखो, जहां पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जहां पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगला अगर ये देखते हैं अगला 5 किलोमीटर, तो अगला 5 किलोमीटर भी इस तरीके से चला जाएगा यहाँ पे, और ये इस तरीके से आएगा, यहाँ से देखो ये इस तरीके से, ठीक ना, यहाँ पे। अब इसको देखो, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मिलाओ यहाँ से, इसको यहाँ से यहाँ मैंने कर दिया, सॉरी यहाँ से यहाँ पे आ गया, यूँ इसको बढ़ा ले गए। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि फाइनली हमको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। जब भी यूनिफॉर्म होगा, याद रखिएगा, जब भी मोशन यूनिफॉर्म होगा तो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक ना। अब यहाँ से उसी सेम टर्म में पैटर्न पे आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने वही 5 किलोमीटर, 10, 15, 20 इस तरीके से ले लिया, ठीक ना। अब मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट 5 किलोमीटर यहाँ से देखो, A5, यहाँ से भी वही चीज़ सेम 10, यहाँ से 15 और यहाँ से 20। क्लियर, बोलो। अगर मैंने कहा कि फर्स्ट 5th किलोमीटर, अगर यहाँ से देखते हो ये चीज़ इस तरीके से, अगर फर्स्ट 5th किलोमीटर हम यहाँ 5, 10, 15, 20 5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। अगला जो 5 किलोमीटर है ये बेटा यहाँ हम ले रहे हैं कि 3 आवर्स में, 3 मतलब 8 पे पहुँच गया, 3 आवर्स में हो रहा है कंप्लीट, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, ठीक ना। अब उसके बाद ये कह रहा है कि नेक्स्ट 5th 7 आवर्स लगा दे रहा है, यहाँ 2 यहाँ पे 5 यहाँ से ले रहे हैं इस तरीके से। अगला अगर मान लो उसने कहा कि 7 आवर्स कंप्लीट कर रहा है, 7 इस तरीके से। यहाँ पे कोई डाउट, बोलो भाई। यहाँ पे ए हो गया, ए पॉइंट। अब यहाँ से हम देखते हैं, सारे पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो पहला 5th किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 आवर्स में, दूसरा 5 किलोमीटर 3 आवर्स में, और तीसरा 5 किलोमीटर क्या हो रहा है 7 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। तो उसके थ्रू देखो यहाँ से, अब देखिए ये चीज़ यहाँ से क्या हुआ कि इसको ऐसे लेके आएंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे लेके जाएंगे। अब आपको क्या मिल रहा है इसमें, जिगजैग लाइन मिल, जिगजैग मीन से जिगजैग लाइन मिल रही है। जिगजैग का सेंस हो गया ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये क्या है भैया, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर ना, कोई डाउट। ये रहा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर में, अगले क्लास में बात करेंगे। क्लियर।